हाँ जी, अब हमारा टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट नोट। अब तक जो आपने अकाउंटिंग में टर्म्स पढ़ी हैं डेबिट और क्रेडिट, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट टू वाली साइड लिखते हैं और क्रेडिट वाला बाय वाली साइड लिखते हैं। लेकिन अब हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने जीएसटी एक्ट में जो कुछ भी डिफाइन किया गया है हमें उन रूल्स को लेके चलना है। क्रेडिट आप क्या कहते हो? क्रेडिट हो गया। क्रेडिट होने का मतलब आपका खर्चा कम हो गया, यही मतलब लेते हो। जब हम बाय वाले साइड पे कुछ लिखते हैं तो आप इनकम सी तो लिखते हो। अगर हम यहाँ पे समझें कि क्रेडिट का मतलब कमी करना, खर्चे में कमी करना, तो इसका रिवर्स डेबिट का मतलब हो जाएगा खर्चा बढ़ना। तो एज पर योर नोट्स यहाँ पे आपके पास सेक्शन 34 ऑफ CGST एक्ट 2017 इसको डिफाइन करता है। सेक्शन 34 में बताया गया है कि डेबिट और क्रेडिट नोट कैसे कैसे बनाया जाएगा। गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में बना सकते हैं। क्यों बनाएंगे वो हम इसके प्रोविजंस में पढ़ेंगे। लेकिन क्रेडिट नोट में लिखा हुआ है कि ये टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। कैसे कम करता है? दूसरा, डेबिट नोट ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? इसका मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मुझे और ज़्यादा टैक्स देना है। क्रेडिट नोट का मतलब मुझे टैक्स कम देना है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 और 2 में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम उठाएंगे क्रेडिट नोट को। क्रेडिट नोट, अब आप बच्चे सीधा अंडरलाइन करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट, इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। कोई रजिस्टर्ड पर्सन इसको इशू करेगा। कब करेगा? अब आती है इसकी कंडीशंस, यानी कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही सप्लायर इशू कर सकता है। वो सिचुएशन क्या है? पहली, जब आपने टैक्स इनवॉइस में जो अमाउंट लिखा है, आई रिपीट, जब आपने टैक्स इनवॉइस में जो अमाउंट लिखा है वो आपने ज़्यादा लिख दिया लेकिन एक्चुअल अमाउंट तो कम था। यानी कि आपने जितनी भी सप्लाई करी है उस सप्लाई की वैल्यू सपोज 10,000 थी, लेकिन आपने बाय मिस्टेक जब बिल जनरेट किया तो आपसे कहीं ना कहीं जो आप टैक्स रेट लगा रहे थे, आपसे कैलकुलेटर में कहीं कोई डिजिट रॉन्गली प्रेस हो गया जिसकी वजह से टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया। आपने टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा लगा दी गलती से। तो यानी कि अब ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक्चुअल आपका कम था और आपने इनवॉइस में ज़्यादा लगा दिया, तो हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। अब वापस उस पॉइंट पे आइए, हमने पढ़ा था रिड्यूसेस द टैक्स लायबिलिटी, यानी कि जब मैंने इनवॉइस में ज़्यादा लगा दिया था, एक्चुअल वैल्यू कम थी, तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूँगी। कौन करेगा? सप्लायर। सप्लायर ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वो जितना टैक्स चार्ज कर रहा है इसके ऊपर उसको टैक्स भी तो देना है। आउटवर्ड सप्लाईज पे, अपनी सेल्स पे भी तो वो टैक्स देगा। अगर उसने अपनी सेल्स ज़्यादा दिखा दी, 10,000 की जगह वो गलती से 12,000 दिखा देता है और जबकि उसकी एक्चुअल सेल तो 10,000 है, तो उसको ITC तो 10,000 पे मिलेगा लेकिन टैक्स उसको 12 पे देना पड़ेगा। वो क्यों दे? जो उसने एक्चुअल किया ही नहीं। ठीक है बच्चे, मीनिंग क्लियर है पहले पॉइंट का? यस मैम। शॉर्ट में इसको फिर से करते हैं। क्रेडिट नोट, आपने बस सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, चाहे डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, हमेशा GST लॉ के अकॉर्डिंग ही इशू किया जाएगा। उन कंडीशंस में इशू किया जाएगा जब सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस में गलत अमाउंट लिख दिया है, तो जबकि एक्चुअल अमाउंट टैक्सेबल सप्लाई का कुछ और था और गलत अमाउंट लिख दिया गया है, तो डेबिट या क्रेडिट नोट लिखा जाएगा। सप्लायर लिखता है, लेकिन डेबिट या क्रेडिट नोट को तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब बायर यानी रिसिपिएंट इसके ऊपर अपनी सहमति दे दे। अगर रिसिपिएंट ने या आपके दो केसेस आते हैं, नॉर्मल चार्ज और RCM वाला, रिवर्स चार्ज वाला। आपने पढ़ा हुआ सप्लायर रजिस्टर्ड है तो नॉर्मल चार्ज, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज। दोनों केसेस में डेबिट और क्रेडिट नोट तभी मान्य होगा, तभी वैलिड होगा जब ये दोनों पार्टीज उसके ऊपर अपनी सहमति दे दें। अब क्रेडिट नोट तब इशू किया जाएगा जब आपने टैक्स इनवॉइस में अमाउंट ज़्यादा लिख दिया है, एक्चुअल अमाउंट कम था। दूसरा, जब आपने जो सप्लाई की है वो रिसिपिएंट ने वापस कर दी। अब रिसिपिएंट ने वापस कर दी तो क्या आपकी सेल्स मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी।
इसलिए आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। आई रिपीट, पहला, आपने इनवॉइस में ज़्यादा अमाउंट लिख दिया। दूसरा, जब रिसिपिएंट ने आपकी गुड्स वापस कर दी। तीसरा, आपने जो गुड्स भेजी वो आपके कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस या उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थी। इस केस में सप्लायर एक क्रेडिट नोट इशू करेगा, यानी कि अपने जीएसटी वाले इनवॉइस में उसने जो भी टैक्स इनवॉइस बनाया था उसमें जो जीएसटी चार्ज किया था वो वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है, इसके लिए वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। ऐसा करने से सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। जब भी कोई रजिस्टर्ड सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। और जब भी सप्लायर ने ऐसा नोट इशू किया है, चाहे वो वैल्यू उसने ज़्यादा दिखा दी है, दूसरा उसकी गुड्स वापस आ गई हैं या उसकी गुड्स डिफेक्टिव थी, इस केस में जब भी क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा तो उसको इसकी घोषणा करनी होगी। वो ऐसा अपने रिटर्न्स में दिखाएगा जिस मंथ में आपकी वो सप्लाई वापस आई है या आपने क्रेडिट नोट इशू किया है, उसी मंथ की रिटर्न्स में, उसी मंथ के विवरणों में आपको अपने क्रेडिट नोट का विवरण देना ज़रूरी है। लेकिन अगर टाइम लैप्स हो गया, यानी कि जो आपने रिटर्न्स फाइल करनी थी उनका टाइम ख़त्म हो गया है, यानी कि आपका टैक्स आगे ट्रांसफ़र हो चुका है, इस केस में सप्लायर अपनी अब टैक्सेबल लायबिलिटी में कमी नहीं कर सकता। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। बुक में लिखा हुआ बड़ा सिंपल दिखता है लेकिन आपको हर पॉइंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब हम करेंगे डेबिट नोट। चलो पहले क्रेडिट नोट का ही करते हैं। क्रेडिट नोट में पहला पॉइंट, बच्चे इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। बुक में इतना नहीं लिखा हुआ जितना आप सोच रहे हो कि हम कर लेंगे, क्योंकि आप मुझे पता है लिमिटेड सा करोगे। कल हमने एक टर्म की थी रिवाइज्ड इनवॉइस वाला, याद है आपको? यस मैम, याद है। ठीक है, अब यहाँ पे भी रिवाइज इनवॉइस इशू किया जा सकता है क्योंकि आपकी गुड्स तो डिफेक्टिव है, आपने तो क्रेडिट नोट इशू कर दिया। यानी कि क्रेडिट नोट एक लीगल मेथड है जो कि आप किस केस में इशू करोगे वो सिचुएशंस हम पढ़ चुके हैं। जब आपके ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस में आपको चेंजेस चाहते हो तो उसको रिवाइज करने के पर्पस से, यानी कि आपको दोबारा ना इनवॉइस जनरेट करना पड़े, उसी इनवॉइस पे कुछ लीगल कंप्लायंसेस को यूज़ करते हुए हम एक क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, ताकि आप रिफ़ंड के बड़े जो क्रिटिकल सा बड़ा टिपिकल सा प्रोसेस है उससे बच सकते हो, क्योंकि सिर्फ क्रेडिट नोट बता देता है कि आपने किन कंडीशंस में इशू किया है ताकि आपको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। कोई भी सप्लायर जिसने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा रिसिपिएंट को। केसेस, अब मेरे साथ आप केसेस रिपीट करेंगे। पहला केस, बच्चे पहला केस बताओ। सप्लायर क्रेडिट नोट कब इशू करेगा? केस बताओ पहला जल्दी से। मैम जब टैक्स ज़्यादा वैल्यू लिखती है, अमाउंट ज़्यादा हो गया। हाँ, जब हमने इनवॉइस में अमाउंट ज़्यादा लिख दिया, एक्चुअल कम है। दूसरा, मैम गुड्स रिटर्न कर दी हो। गुड्स रिटर्न कर दी। तीसरा, गुड्स डिफेक्टिव है या कम है। हाँ, यस मैम। अच्छा, उसके बाद हम, हाँ जी बेटा बोलो। जैसे कुछ गुड्स चाहिए थी, रिक्वायरमेंट थी, वैसे नहीं है तो, हाँ, वैसी गुड्स नहीं है तो, या फिर सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू ही नहीं हो सकता और टैक्स भी ज़्यादा लगा दिया गया हो, आपने टैक्स की रेट गलत लगा दी, तो इन सब सिचुएशंस में हम क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। उसके बाद आता है क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी। आपकी जो बुक है उसमें सीधा डेबिट नोट स्टार्ट हो गया, लेकिन क्रेडिट नोट यहाँ पे इतना ही नहीं है। आगे आता है क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी, यानी कि क्रेडिट नोट आप जब भी इशू करोगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब अपने प्राइसेस में नेगोशिएशन करोगे, आप अब रिसिपिएंट को कह रहे हो मैं इतने में बेचूंगा और आप इतने में खरीदो, इसका ये मतलब नहीं होता, क्योंकि आप सप्लाई तो कर चुके हो, सप्लाई आपने कर दी। अगर चाहे सप्लाई करने के बाद मार्केट में उस सप्लाई की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब एक बार आप सप्लाई कर चुके हो, इनवॉइस इशू कर चुके हो, अब आप दोबारा से नेगोशिएशन नहीं करोगे, तो क्रेडिट नोट का ये मतलब नहीं है। अब क्रेडिट नोट हम कब इशू करेंगे? जब हमने अपने इनवॉइस में ही गलती से गलत लिख दिया तो।
ये मतलब नहीं है कि हम दोबारा से रिसिपिएंट के साथ कोई मोल भाव करेंगे। जब हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें दोबारा से जीएसटी वाला अमाउंट दिखाओ, सिर्फ आप रीज़न मेंशन कर दोगे। एक तो ऊपर लिखा जाएगा कि ये क्रेडिट नोट है, दूसरा हम उसमें लिख देंगे कि यहाँ पे ये वाली मिस्टेक थी, इस रीज़न से हमने क्रेडिट नोट इशू किया है। बच्चे कल हमने वो जो टर्म की थी टैक्स इनवॉइस का, सॉरी मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गई थी। टैक्स इनवॉइस का कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। हर सप्लायर या हर रजिस्टर्ड पर्सन अपनी नीड, अपनी विश के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेट प्रिपेयर करा सकता है। वापस आ जाओ क्रेडिट नोट पे। दूसरा, जब हम जीएसटी के अंदर क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब उसे हमें मंथली, हमने कहा कि अपनी रिटर्न में मेंशन करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि आप हर महीने करते रहोगे। जिस मंथ में करा है सिर्फ उसी मंथ में आपको डालना है। हर महीने आपको बार बार इशू नहीं करना कि मैंने उस वाली सप्लाई के लिए क्रेडिट नोट इशू किया था। तीसरा, अगर आपके बैड डेट्स हैं, बैड डेट समझते हो ना बच्चे? यस मैम। यस मैम। बताओ बैड डेट्स बताओ जल्दी से। मैम जो डेटर्स होते हैं लेकिन वो पैसे नहीं देते हैं। ठीक है, जो डेटर्स हमारे पैसे नहीं दे रहे वो हमारे गंदे वाले डेटर्स, बैड डेटर्स। अगर बैड डेटर्स हैं तो क्या उनके लिए मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूं? नहीं। फोर्थ पॉइंट, क्रेडिट नोट आप जीएसटी की, अगर बिजनेस से किसी कस्टमर को हमने सप्लाई करी है और अगर हमारे बायर के पास, यानी कि अगर मेरा सप्लायर और रिसिपिएंट या कस्टमर वो भी रजिस्टर्ड है तो दोनों का जीएसटी आईएन होगा। अगर जीएसटी आईएन हम पढ़ चुके हैं बच्चे, कितने डिजिट्स का होता है? नो आंसर। 15। ठीक। जीएसटी नंबर होता है। हाँ, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी आईएन अलग होगा। कोई भी क्रेडिट नोट जब आप इशू करोगे वो तो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक हमने उसके ऊपर जीएसटी आईएन नहीं लिखा। ये है प्रोविजंस रिलेटेड टू क्रेडिट नोट। पहला पॉइंट, हमें सिर्फ उसी महीने की रिटर्न में मेंशन करना है जिस महीने में हमने क्रेडिट नोट इशू किया। दूसरा, बैड डेट्स के रिगार्डिंग हम क्रेडिट नोट इशू नहीं करेंगे। तीसरा, कोई भी क्रेडिट नोट तब तक इशू नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके ऊपर जीएसटी आईएन नहीं है। चौथा, क्रेडिट नोट का ये मतलब नहीं है कि मार्केट में चाहे प्राइसेस कम हो गए तो अब हम कम या ज़्यादा किए हुए प्राइसेस के अकॉर्डिंग अब हम क्रेडिट नोट इशू कर दें। जैसे हमने जो पहली सिचुएशन की है वो हमने लिखा है कि इनवॉइस में मैंने ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दिया जबकि एक्चुअल प्राइस कम था। तो इसका क्या मतलब, मैं कहूँ मैंने 10 रुपीज़ के हिसाब से क्वांटिटीज़ को सेल करके बिल बनाया था, अब मार्केट में वो प्राइस 10 ना रह के 8 रह गए, तो क्या मैंने इनवॉइस में ज़्यादा लिख दिया? नहीं, वो तो सप्लाई होने के बाद चेंज हुआ है मार्केट में। इन कंडीशंस के लिए हम क्रेडिट नोट इशू नहीं करेंगे। बच्चे क्लियर है? गर्ल्स, इज इट क्लियर? तो क्रेडिट नोट का मतलब यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस होता है। सप्लीमेंट्री यानी कि उसको वो हेल्प करेगा, एक्चुअल जो टैक्स इनवॉइस इशू किया है उसी के साथ, उसी के अंदर ये इंक्लूड होता है। अगर आपका कहीं पे कोई भी गलती हो गई है उस केस में हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब सप्लायर ने जब क्रेडिट नोट इशू किया, मैंने आपको पहले बताया अगर रिसिपिएंट एक्सेप्ट कर लेता है तो ही सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी कम होगी। अगर रिसिपिएंट ने वो क्रेडिट नोट एक्सेप्ट नहीं किया तो सप्लायर अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी कम नहीं कर सकता। ये था हमारा क्रेडिट नोट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। बच्चे क्लियर है? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। यस मैम। डेबिट क्रेडिट नोट हमारा सेक्शन 34 का सबसेक्शन 1 और 2 डिफाइन करता था। डेबिट नोट हमारे पास सबसेक्शन 3 और 4 डिफाइन करता है। तो डेबिट नोट जो क्रेडिट नोट था उसका बिल्कुल अपोजिट। उसमें पहली सिचुएशन क्या थी, मैंने इनवॉइस में ज़्यादा लिख दिया। यहाँ पे पहली सिचुएशन क्या आएगी, जब मैंने इनवॉइस में कम लिख दिया। तो क्रेडिट नोट इशू कर रहे थे तो सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी कम हो रही थी, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चे? यस मैम।
दोनों कंडीशन हो गई, या फिर या तो हमने वैल्यू कम लिख दी दूसरा, या फिर मैंने जीएसटी कम लगा दिया। जैसे मैं कहती हूँ मैंने 12% से लगा दिया, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि इन गुड्स पे 12 नहीं, इन पे तो 18% लगना था। ठीक है, तो टैक्स जो इम्पोज करना था वो कम लगा दिया, उसके लिए अब हम डेबिट नोट बना देंगे। अब डेबिट नोट जब बनाया तो इससे क्या होगा, ज़्यादा टैक्स लगेगा। ज़्यादा टैक्स लगेगा तो कस्टमर जितना ज़्यादा टैक्स देगा उतना ही टैक्स मेरे को आगे भी पे करना है। दैट्स इट। अब बात आती है जीएसटी के अंदर डेबिट नोट कैसे इशू किया जाएगा, किन कंडीशंस में किया जाएगा। पहला, जब इनवॉइस में वैल्यू कम है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं दूसरा पॉइंट, जब हमने जो टैक्स इनवॉइस इशू किया है और टैक्स चार्ज किया है वो वैल्यू आपकी कम है, वो पे भी हो गया टैक्स, तब भी हम इशू कर सकते हैं। आई रिपीट, आपने अभी तक सिर्फ इनवॉइस इशू किया, पेमेंट नहीं हुई है, तो भी हम डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, मैंने 12% के अकॉर्डिंग लगा दिया, लगाना 18 था, तो मैंने इनवॉइस में कम प्राइस लिखा हुआ है। अगर कस्टमर ने वो प्राइस पे कर दिया, मैंने आगे भी टैक्स पे कर दिया अपनी आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाईज पे, तो ऐसी कंडीशन में भी विद इन द सच फाइनेंशियल ईयर, यानी उसी वित्तीय वर्ष में कोई सप्लायर डेबिट नोट इशू करके अपने उस इनवॉइस को कंप्लीट कर सकता है। तो डेबिट नोट भी सप्लीमेंट्री इनवॉइस है जो ऑलरेडी इशूड टैक्स इनवॉइस को सपोर्ट करता है। बच्चे क्लियर है? सेम मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। बच्चे सेम वैसे ही है जैसे हमने क्रेडिट नोट के प्रोविज़न पढ़े, बिल्कुल इसका अपोजिट। उसमें वैल्यू ज़्यादा लिख दी थी, डेबिट नोट में हमने वैल्यू कम लिख दी। दूसरा, टैक्स की मैंने बात की, अगर मैंने टैक्स रेट उसमें मान लो मैंने ज़्यादा लगा दी थी, टैक्स रेट भी मैंने 18% लगा दी, मुझे लगानी थी 12%। पहला केस हो जाएगा कि टैक्सेबल वैल्यू, दूसरा केस हो जाएगा टैक्स अमाउंट या टैक्स की रेट्स। सेम केस उसका अपोजिट डेबिट में आ जाएगा, मैंने लगाना था 18%, मैंने गलती से 12% लगा दिया, तो कम लगाया, इसलिए डेबिट नोट इशू किया जाएगा। पहला केस, अभी तक सिर्फ इनवॉइस इशू किया है, रिसिपिएंट ने और सप्लायर ने अभी तक उस टैक्स की पेमेंट नहीं करी, तो भी हम डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसे नोट्स के रिगार्डिंग ऐसे इनवॉइस के रिगार्डिंग जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती थी, चाहे वो सप्लायर की हो या रिसिपिएंट की हो, उस केस में अगर हमने टैक्स आगे पे कर भी दिया तो भी डेबिट नोट इशू करके उस टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है जैसे हमने क्रेडिट नोट को अपनी मंथली रिटर्न में लिखा था, उसी तरह से हम डेबिट नोट को भी मंथली रिटर्न में लिखेंगे। और डेबिट नोट भी आपका तब एक्सेप्ट होगा, तब वैलिड होगा जब रिसिपिएंट उसके लिए अपनी कंसेंट दे दे। सेम केस। अब बात आती है, रिसिपिएंट भी डेबिट नोट इशू कर सकता है क्या? बच्चे हमने पढ़ा हुआ है ना, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता तो कौन होता है? रिसिपिएंट। मैम वो रिवर्स चार्ज के केस में रिसिपेंट कर सकते हैं। हाँ, रिवर्स चार्ज। अब अगला हमारे पास जो टॉपिक आएगा बच्चे, ये हमने कर लिया किन सिचुएशंस में किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा। आगे कंटेंट्स अभी मत देखिएगा, पहले आप ये सुनो कि रिसिपिएंट भी डेबिट नोट इशू कर सकता है। डेबिट नोट अभी अभी हमने पढ़ा कि जब हमने इनवॉइस में वैल्यू कम लिखी है, यानी सप्लायर ने गलती से वैल्यू कम लिख दी। अब बात आती है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो सारा काम रिसिपिएंट करेगा। कल हमने पढ़ा था रिसिपिएंट दो चीज़ें इशू करेगा, पहला एक तो वो इनवॉइस इशू करेगा और दूसरा पेमेंट वाउचर भी रिसिपिएंट ही जनरेट करेगा। पहला टैक्स इनवॉइस इसलिए ताकि रिसिपिएंट आईटीसी ले सके, और दूसरा पेमेंट इसलिए ताकि सप्लायर बाद में डिनाई ना करे कि उसने पेमेंट नहीं करी। अब बात आती है डेबिट या क्रेडिट नोट। हमने पढ़ा कि अब तक ये सप्लायर इशू करता है, लेकिन ये जो दोनों नोट्स हैं ये हमारी जीएसटी लायबिलिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। अगर किसी केस में रिसिपिएंट ने नोट को एक्सेप्ट नहीं करा, या फिर जो वैल्यू सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस में लिखी है रिसिपिएंट उससे एग्री नहीं करता, तो सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू नहीं किया। आई रिपीट, अगर रिसिपिएंट सप्लायर द्वारा इशू किए गए टैक्स इनवॉइस से एग्री नहीं करता, या फिर सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू नहीं किया, हमने उसमें क्या लिखा था, इनवॉइस में वैल्यू ज़्यादा लिख दी,
क्रेडिट नोट में यही पढ़ा था, सप्लायर ने वैल्यू ज़्यादा लिख दी, एक्चुअल वैल्यू तो इतनी नहीं थी, तो क्या रिसिपिएंट इतना टैक्स देगा? वो क्यों देगा? इस केस में सप्लायर तो इशू नहीं कर रहा, तो रिसिपिएंट के पास राइट है कि वो डेबिट नोट इशू कर देगा। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस मैम। रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर देती हूँ। अगर सप्लायर ने, हमने पढ़ा है ना क्रेडिट नोट में हमने वैल्यू ज़्यादा लगा दी थी, इनवॉइस में वैल्यू ज़्यादा लगा दी, तो इसका मतलब कस्टमर को ज़्यादा पे करना है रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट को इस बात का पता चल गया कि इनवॉइस में वैल्यू गलत लगी हुई थी या टैक्स रेट गलत लगी हुई है, जिसकी वजह से मुझे जो पैसे देने हैं वो ज़्यादा हैं। सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करना भूल गया, तो कस्टमर ज़्यादा पैसे क्यों देगा? इस केस में रिसिपिएंट के पास भी राइट है कि अगर सप्लायर ने इशू नहीं किया तो रिसिपिएंट अपनी तरफ से डेबिट नोट बना देगा कि मैं इतना पैसा नहीं दूंगा, एक्चुअल तो अमाउंट ये बनता है, ये जीएसटी है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसने जो परचेजेस की हैं वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा पे ना दिखें। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस मैम। आगे हम दो केसेस कर रहे हैं, पहला सेलर टू बायर और दूसरा बायर टू सेलर। पहला हम कर रहे हैं सेलर टू बायर। सेलर टू बायर का मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट। पहले हम बात करेंगे क्रेडिट नोट की। जब क्रेडिट नोट सेलर ने बायर के लिए इशू किए तो वो बायर को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, क्रेडिट नोट के फॉर्म में वो इन्फॉर्म करेगा। डेबिट, बायर ने कम चार्ज कर दिया, यानी बायर कुछ चीज़ों पे कम चार्ज लगवाना चाहता है, तो डेबिट नोट इशू हो जाएगा। इसका रिवर्स बायर टू सेलर। डेबिट नोट जब गुड्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आई तो ज़रूरी नहीं है सप्लायर ही इशू करे क्रेडिट नोट। यहाँ पे बायर यानी कि रिसिपिएंट भी डेबिट नोट के फॉर्म में बोल सकता है कि ये लो अपनी गुड्स वापस। अगर एक चीज़ एक के लिए डेबिट है तो दूसरे के लिए क्रेडिट होगी। ठीक है, ठीक है बच्चे, एग्री? अब फटाफट से बस लास्ट टॉपिक इसका कर लो, कंटेंट्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। डेबिट और क्रेडिट नोट आपको ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आपका कौन से वाला ये नोट है। दूसरा, आपको रिवाइज इनवॉइस ऊपर लिखना ज़रूरी है। आप तब लिखोगे जब ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि क्रेडिट नोट का मतलब ही अपने आप में रिवाइज्ड इनवॉइस है। तीसरा, आपने उसके ऊपर सप्लायर का नाम, एड्रेस, उसका जीएसटी IN आपको लिखना ज़रूरी है। आपका वो डॉक्यूमेंट कौन से वाला डेबिट है या क्रेडिट है वो मेंशन करना है, उसका सीरियल नंबर मेंशन करना है। हमने जीएसटी IN पढ़ा है, वो 15 का होता है, लेकिन जो आपका डेबिट या क्रेडिट नोट का सीरियल नंबर होगा ये आपका 16 कैरेक्टर्स का होता है, जिसमें लेटर्स, अल्फ़ाबेट सब कुछ होता है। उसके बाद आपने उस डॉक्यूमेंट को किस डेट को इशू किया, आपका रजिस्टर्ड, आपका रिसिपिएंट कौन है। अगर आपका रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी IN, उसका नेम, उसका एड्रेस। उसके बाद अगर आपका रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो आपके पास जीएसटी IN और ये वाली डिटेल्स नहीं होंगी, तो आप उसका नाम और उसका एड्रेस, जिसमें पर्टिकुलरली हम उसके स्टेट का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आपका वो टैक्स इनवॉइस आपने किस डेट को इशू किया था, वो किस सीरियल नंबर का था, जिससे रिलेटेड हम डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो आपके टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू थी, आपका रेट ऑफ टैक्स क्या था और आपका अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, वो भी अब हमने अपने डेबिट या क्रेडिट नोट पे मेंशन करना है कि वैल्यू अब क्या है और अब कितना टैक्स इम्पोज हो रहा है और आप कौन सी गुड्स या सर्विसेज के बदले में इसको इशू कर रहे हो। लास्ट, जैसे हमने टैक्स इनवॉइस पे साइन किए थे, या तो मैनुअल या फिर डिजिटल, उसी तरह से क्रेडिट या डेबिट नोट पे भी अगर हम हैंडी बना रहे हैं, मैनुअल बना रहे हैं तो नॉर्मल सिग्नेचर होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट या डेबिट नोट बना रहे हैं तो हमारे डिजिटल सिग्नेचर होंगे या फिर किसी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर होंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर? क्लियर है? मैडम क्लियर हो गया। इसमें अमेंडमेंट्स भी आए हैं, अभी बहुत कुछ है। डेबिट क्रेडिट नोट इतना नहीं, मैंने पहले कहा जितना बुक में होता है उतना नहीं होता। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि आपने कब इशू करना है, लेकिन मैंने आपको जो टाइम बताया 1 मंथ, यानी कि आप जिस महीने में इशू कर रहे हो उस महीने के रिटर्न में आपको डालना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोई टाइम नहीं है। आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अपने डेबिट या क्रेडिट नोट को किसी भी टाइम इशू कर सकते हो, उसी मंथ में इशू करना ज़रूरी नहीं है। डेबिट या क्रेडिट नोट हमेशा रिसिपिएंट इशू नहीं कर सकता, वो तभी कर सकता है जब सप्लायर ने इशू ना किया हो। आप एक ही टैक्स इनवॉइस के लिए एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो,
सॉरी डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। आई रिपीट, एक ही टैक्स इनवॉइस के लिए आप इसको लिखोगे मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट नोट्स फॉर वन टैक्स इनवॉइस इज परमिसिबल, यानी कि एक ही टैक्स इनवॉइस के लिए एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चे। यस मैम। और आप जो डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करोगे वो उसी फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप 2 साल पुराना कोई टैक्स इनवॉइस का अब इशू कर रहे हो, नहीं, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ही वो डेबिट या क्रेडिट नोट होना चाहिए। उसके बाद एक आपके पास आएगा रिवाइज, भी हमने कर लिया बच्चे। एक डिफरेंस आएगा, गौरव सर को आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। हाँ, आप सर को बोल दो कि अभी बस 5 मिनट और दे दो, ये टॉपिक कंप्लीट कर लो बच्चे। रिवाइज्ड इनवॉइस और सप्लीमेंट्री में एक डिफरेंस आएगा आपके पास। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा टाइम ऑफ इशू और तीसरा इशूड। सबसे पहले हम इशू की बात करते हैं। एक हमने यहाँ पे टर्म पढ़ी रिवाइज, दूसरा मैंने आपको कहा सप्लीमेंट्री। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिवाइज इनवॉइस जब हम इशू करते हैं तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है। आई रिपीट, लिखना है तो लिख लीजिए, रिवाइज्ड इनवॉइस वर्सेस सप्लीमेंट्री इनवॉइस। जो रिवाइज वाला है इशूड ओनली बाय रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अगर सप्लीमेंट्री इनवॉइस है तो इसको कोई भी इशू कर सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट क्लियर है? यस मैम। रिवाइज्ड इनवॉइस सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा, जबकि सप्लीमेंट्री कोई भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट, किस टाइम इशू किया जाएगा? रिवाइज्ड इनवॉइस कल हमने पढ़ा था ना, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो एप्लीकेशन वाला याद है, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और दूसरा डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट। उस टाइम पे हम क्या इशू करते हैं? रिवाइज्ड इनवॉइस। दूसरा सप्लीमेंट्री इनवॉइस, ये हमारे टैक्स इनवॉइस पे डिपेंड करता है, ना कि टाइम पीरियड पे। तो हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री इनवॉइस इज इशूड ऑन इनवॉइस बेसिस। ठीक है बच्चे, हो गए 2 पॉइंट क्लियर, किस टाइम इशू किया जाएगा और कौन इशू कर सकता है। अब एक बात आएगी कॉन्सेप्ट की। जब हम रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करते हैं तो टैक्सेबल पर्सन ऑलरेडी इशूड इनवॉइसेस के लिए इसको इशू करता है। आई रिपीट, रिवाइज्ड इनवॉइसेस ऑलरेडी इशूड इनवॉइस के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन रिवाइज्ड वही है ना बच्चे, जो हमने पहले एप्लीकेशन के टाइम पे हमने इशू करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन मेरे पास सर्टिफिकेट आया उस दिन मैंने रिवाइज कर दिया अपने इनवॉइसेस। दूसरा हमारे पास आएगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कब इशू किया जाएगा? जब मेरे टैक्स इनवॉइस में जो मैंने अमाउंट लिखा है वो मैंने गलत लिख दिया, या तो लेस देन या फिर मोर देन वाली कंडीशन, या फिर जो गुड्स हमने भेजी हैं वो डिफेक्टिव हैं, टैक्स जो आपने टैक्स की रेट लगाई है, टैक्स का अमाउंट लगाया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है। आई रिपीट, रिवाइज्ड इनवॉइस इज इशूड फॉर ऑलरेडी इशूड इनवॉइसेस बाय टैक्सेबल पर्सन, जबकि सप्लीमेंट्री इनवॉइसेस जब आपके टैक्स इनवॉइस में कोई भी डेफिशिएंसी, कोई कमी मिलती है, उस केस में हम सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करते हैं। ठीक है बच्चे? यस मैम। यस मैम। अब तो किसी को डाउट नहीं है। तो ये जो हमने डेबिट और क्रेडिट नोट पढ़े हैं, इनका दूसरा नाम होता है सप्लीमेंट्री इनवॉइस। ठीक है, जहाँ पे आपकी बुक में डेबिट क्रेडिट नोट लिखा हुआ है, इनके ऊपर लिख लो सप्लीमेंट्री इनवॉइस। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। एक ये आपकी आई थी, ये अमेंडमेंट्स थी बच्चे, जो मैंने आपको कहा था ना कि एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कर सकते हो, एक टैक्स इनवॉइस के लिए आप एक से ज़्यादा डेबिट क्रेडिट इशू कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। तीसरा, रिसिपिएंट इशू नहीं कर सकता, सप्लायर इशू करता है, लेकिन ये एक यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सिर्फ सप्लायर ही करता है। उस केस में सिर्फ बायर कर सकता है, जब सप्लायर रजिस्टर्ड ना हो तब रिसिपिएंट करता है। ये वाले जो 3-4 पॉइंट्स हैं, ये इसको हम कहेंगे अमेंडमेंट्स मेड इन CGST एक्ट। CGST एक्ट वैसे तो 2017 है, लेकिन 2018 में ये कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। इससे पहले सिर्फ
जो डेबिट क्रेडिट नोट था सप्लायर इशू कर सकता था, रिसिपिएंट के पार्ट पे कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर सप्लायर से गलती होगी तो उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता था। 2018 में अमेंडमेंट्स किए गए, उन अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग सप्लायर सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करता था, लेकिन अगर सप्लायर ने इशू नहीं किया तो पहला अमेंडमेंट सप्लायर की जगह पे रिसिपिएंट कर सकता था। दूसरा, एक ही टैक्स इनवॉइस के लिए 2017 में ऐसा कोई रूल नहीं था, आपने एक ही बार डेबिट या क्रेडिट नोट बना सकते थे, लेकिन 2018 के अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग आप एक ही टैक्स इनवॉइस के लिए एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट नोट बना सकते हो। और तीसरे अमेंडमेंट में कहा गया कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाओ, इससे ज़्यादा आप डील नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस मैम। मैम ओके बच्चे।